का मतलब होता है सिंपली ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि पेरेंट्स से लेकर ऑफस्प्रिंग में, मतलब कि जो मम्मी पापा से जो गुण हैं बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं, तो उस चीज़ को तो हम हेरिडिटी कहते हैं। लेकिन उनके कैरेक्टर में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस भी आ जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। और जहाँ पर हम हेरिडिटी और वेरिएशन दोनों चीज़ों की स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। तो सिंपल आपका यहीं से चैप्टर स्टार्ट होता है कि जो आपका स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज नोन एज जेनेटिक्स, where heredity is defined as the transmission of characteristics from the parents to offspring, and the differences in the character of parents and offspring is known as the variation. वेरिएशन फर्दर आपके टू टाइप्स के हो सकते हैं, सोमैटिक वेरिएशन और जेमेटिक वेरिएशन, जिसमें सोमैटिक वेरिएशन को हम एक्वायर्ड ट्रेट्स भी कहते हैं और जेमेटिक वेरिएशन को इनहेरिटेड ट्रेट्स। एक्वायर्ड ट्रेट्स का मतलब ऐसी खूबियाँ जो कि बच्चों के अंदर आ तो रही हैं लेकिन उसका पेरेंट्स से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब जेमेटिक में उनके जर्म सेल से बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, तो वो आपका इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, सोमैटिक वेरिएशन अकर्स इन द सोमैटिक सेल्स ऑफ द बॉडी, दे आर नॉट इनहेरिटेड और ट्रांसमिटेड इन द नेक्स्ट जनरेशन। ये सोमैटिक सेल होते हैं जो कि बॉडी को बनने के लिए ठीक है, लेकिन ये इनहेरिटेड नहीं किया जाता उनके जो भी नेक्स्ट जनरेशन में। तो इस जो इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सारे ट्रेट्स को हम कहते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स। हो सकता है कि जो पेरेंट्स का, जैसे मान लो कोई पेरेंट्स है, उनके मदर फादर जो भी हैं बहुत ही इंटेलिजेंट रहे हों, लेकिन उनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा रहा हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनके जो ऑफस्प्रिंग, उनके जो बच्चे हैं उनके अंदर भी ये ट्रेट्स अपने आप आएंगे। ये उन्हें खुद एक्वायर्ड करना पड़ेगा। हो सकता है वो उनसे भी ज़्यादा आईक्यू लेवल को गेन करें या फिर उनसे कम ही रह जाएँ। तो ये सारे ट्रेट्स होते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स, जबकि आपके इनहेरिटेड ट्रेट्स वो ट्रेट जो कि नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिटेड किया जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। हेरिडिटी सब ठीक है कि पेरेंट्स के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं बच्चों में आते हैं तो वो हमारा हेरिडिटी हो गया, लेकिन वेरिएशन क्या इतना ज़रूरी था क्या? तो मतलब वेरिएशन होने के क्या फ़ायदे होते हैं? अब आपको पता है, अर्थ जैसा शुरू में था, इनिशियल लेवल पर था, उस तरीके से अब नहीं रहा है। अब इसमें बहुत सारे चेंजेस हो सके, तो इन चेंजेस को सहन करने के लिए ना वेरिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट पॉइंट से देखिए, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ वेरिएशन डिफरेंट इंडिविजुअल वुड हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेज। वेरिएशन की वजह से अलग अलग इंडिविजुअल को अलग अलग टाइप का जो एडवांटेज है यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे बात करें, बैक्टीरिया कैन विदस्टैंड हीट, विल सर्वाइव बेटर इन अ हीट वेव। कि बैक्टीरिया मतलब हाँ, वैसे भी अगर हम बात करें ना, तो शुरू में इनिशियल लेवल पर बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा हीट टेम्परेचर पर, बहुत ज़्यादा गर्मी में वो सर्वाइव नहीं करता था, लेकिन उनमें कुछ इस तरीके से वेरिएशन होने लगे कि अब तो वो गर्म पानी से भी नहीं मरते। कुछ बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं कि जिनको आप गर्म भी कर दो ना, मतलब जैसे हम सोचते हैं कि हाँ जो हमारा फूड है उसको हम गर्म कर देंगे तो जो भी ये बैक्टीरिया सारे किल हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि उन लोगों ने भी क्या कर लिया है, वेरिएशन आ गए हैं, उनमें इवोल्यूशन हो गया, उस चीज़ को वो सहन करने लगे हैं। दूसरा मेन एडवांटेज ये है कि वेरिएशन का टू स्पीसीज इज दैट इट इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ इट सर्वाइवल इन द चेंजिंग इन्वायरमेंट जिसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से वो सर्वाइवल कर पाते हैं अगर उनमें वेरिएशन होता है। अब देखिए यहाँ पर दो वेरिएंट्स आप देख सकते हो, आपको इजीली दिख जाएगा ह्यूमन पॉपुलेशन में कि जो कान का स्ट्रक्चर होता है ना, दो तरीके का होता है। एक तो फ्री एयर लोब्स होता है, दूसरा अटैच्ड, जो हम आप देखोगे कानों का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। तो लोगों के मतलब कुछ लोगों में तो क्या होगा, एकदम से अटैच रहेंगे सब पूरा का पूरा जो एयर लोब्स है, जबकि किसी में क्या होते हैं, फ्री होते हैं। तो ये आपको ईजिली दिख जाएगा। तो एग्जाम्पल के रूप में अगर आपसे पूछ ले तो आप ईजिली इसे आंसर कर सकते हो। बात करते हैं कॉजेज ऑफ वेरिएशन। वेरिएशंस आते किस वजह से हैं? द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वेरिएशन आर द म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन एंड रैंडम मैटिंग। तो इस वजह से जो है जो भी एट द टाइम ऑफ जीमेट फॉर्मेशन कुछ चीज़ें जो होती हैं वहाँ पर, तो उसकी वजह से इसमें वेरिएशंस आ जाते हैं। रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर वेरिएशन, क्योंकि वहाँ पे जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है 23 उधर से 23 इधर से, तो दोनों को जो मिक्स होता है ना, तो वो सारी चीज़ें मिलकर क्या होती हैं, कुछ ना कुछ अलग सा हो सकता है। तो वहाँ पर क्या होते हैं, वेरिएशन आते हैं। और ऐसा नहीं कि वेरिएशन एक जनरेशन में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और इवन अगर हम बात करें बहुत ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में, तो इवन क्या होती है, नई स्पीसीज बन जाती है, इतना ज़्यादा इवोल्यूशन हो जाता है उनमें। तो सो इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ द क्रोमोजोम सेगमेंट एट द टाइम ऑफ जीमेट फॉर्मेशन। तो जीमेट फॉर्मेशन के टाइम पे जो क्रोमोजोम होते हैं तो उनका क्या होता है, एक्सचेंज होता है। तो उसी टाइम पे जो ये वेरिएशंस है वो देखने को मिलते हैं।
अब नेक्स्ट जो बात करते हैं कि जेनेटिक्स के बारे में, तो जेनेटिक्स में सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन दिया था वो ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। उन्होंने क्या करा था, अपनी स्टडी करी थी पी पे, जिसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सेटाइबम, और उनको इस वजह से हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। तो इसको आपको याद रखना कि फादर ऑफ जेनेटिक्स इज ग्रेगर जॉन मेंडल। उन्होंने क्या करा था, जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर चूज़ करे थे मटर के 7 पेयर में किया था। अब देखिए इस तरीके से उन्होंने फ्लावर के कलर को लेकर किया था, जैसे पर्पल है, वाइट है। तो F1 जनरेशन में जब भी आते हैं ना, तो जो भी डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं, जो आप मतलब रिसेसिव वाले को दिखाने नहीं देते हैं। डोमिनेंट कैरेक्टर वो कैरेक्टर है जो कि क्या करता है, दूसरी चीज़ों को दबा देता है, जबकि और रिसेसिव अपना कैरेक्टर तभी दिखा पाता है जब उसके दोनों पेयर होते हैं। तो इस तरीके से फ्लावर के कलर को लेकर, पोजीशन को लेकर, सीड कलर को लेकर, सीड के शेप को लेकर, पॉट शेप को लेकर, पॉट के कलर को लेकर, स्टेम के लेंथ को लेकर, सब कुछ को लेकर उन्होंने क्या करा था, पूरा स्टडी किया था वो सारे कैरेक्टर को। अब बात आती है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं कि उन्होंने जो है पी को ही क्यों सिलेक्ट किया था, व्हाट इज़ द रीज़न। तो उसके पीछे आप 2-4 रीज़न आपको याद रखना है। सबसे बड़ी बात कि जो बहुत सारे कैरेक्टर है ना, इस मटर में देखने को मिल रहे थे, इस इतने ज़्यादा जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ना आपको और अदर चीज़ों में नहीं देखने को मिलेगा। तो इसमें कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स बहुत ज़्यादा थे। उसके बाद इस प्लांट की जो लाइफ स्पैन होती है काफ़ी जल्दी हो जाती है। अब देखूँ कोई भी साइंटिस्ट जब किसी चीज़ को करना चाहते हैं ना, बड़ा एक्साइटेड हो जाता है एकदम, वो चाहता है फटाफट से मैं करूँ और मुझे क्या हो, फटाफट से रिजल्ट मिले। तो इस वजह से भी उन्होंने पी को सिलेक्ट किया था। इसके अलावा बात करें पी के बारे में, तो इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी हो जाता है और चाहो तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी करा लो। तो ये भी इसका बेनिफिट था जिसकी वजह से इसको सिलेक्ट किया गया था। और इसके अलावा पी में लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोडक्शन होता है जिस वजह से भी। तो ये 3-4 रीज़न जो है आपको याद रखना है कि क्यों मेंडल ने पी को ही सिलेक्ट किया था। साथ में पी का जो नाम है पाइसम सेटाइबम, वो याद रखना है। जेनेटिक्स के फादर जो हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, तो इस चीज़ को भी याद रखना है। अब मेंडल ने अपनी स्टडी के बाद 3 लॉ बताए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये तीनों ही लॉ आपका इंपॉर्टेंट है। कैसे भी अगर डायरेक्टली पूछ लेंगे मेंडल के तीनों लॉ बताए, 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन अलग अलग पूछेंगे तो वो ये 1-1 मार्क्स का भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस है क्या। इट स्टेट्स दैट आउट ऑफ द 2 कंट्रास्टिंग जीन्स कंट्रोलिंग ईच कैरेक्टर, one will express itself that is dominant and other will remain suppressed in the presence of dominant gene। इन्होंने ये बताया था कि जब आप 2 कंट्रास्टिंग जीन्स के कैरेक्टर लेते हो तो उसमें क्या करता है, एक ही अपना जो कैरेक्टर है वो एक्सप्रेस कर पाता है। और कौन वो कर पाता है, जो कि डोमिनेंट होता है, और वो क्या कर देता है, रेसेसिव वाले की जो कैरेक्टर है उसको दबा देता है। तो मतलब रेसेसिव वाला अपना कैरेक्टर तभी दिखा पाता है जबकि वहाँ पे डोमिनेंट जीन प्रेजेंट ना हो। अगर डोमिनेंट वहाँ पर प्रेजेंट है तो डोमिनेंट वाला ही अपना कैरेक्टर दिखाएगा। तो जैसे कि जो मटर वाला हुआ था कि उन्होंने टॉल लिया था, शॉर्ट लिया था, और जब उसका फर्टिलाइजेशन करवाया था तो उस टाइम पे क्या हुआ था, सारे ही प्लांट टॉल बने थे। टॉल बने थे क्यों, क्योंकि जो आपका डोमिनेंट कैरेक्टर था वो टॉल था, तो उसने रिसेसिव को अपना जो कैरेक्टर है उसने दिखाने ही नहीं दिया था। तो अभी हम उस चीज़ को भी करेंगे अच्छी तरीके से। अब बात करते हैं दूसरे लॉ के बारे में, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इट स्टेट्स दैट द 2 जीन कंट्रोलिंग ईच कैरेक्टर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। ये क्या कहता है कि 2 जीन क्या करते हैं, कब किसी भी कैरेक्टर को दिखाने के लिए 2 जीन्स उस पर डिपेंड करते हैं, जो क्या करता है, सेपरेट हो जाता है जब वो जीमेट का फॉर्मेशन होता है। तो लाइक जैसे यहाँ पर टी होता है, यहाँ स्मॉल टी होता है, तो इस टाइम पे जब ये इसका क्या होता है, अलग अलग हो जाते हैं, उसके बाद फर्दर इनका फ्यूजन होता है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टेट्स दैट द 2 जीन्स कंट्रोलिंग ईच कैरेक्टर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन गेट रैंडमली अरेंज्ड इन द ऑफस्प्रिंग। और वो रैंडमली अरेंज हो जाता है, उसका कोई रूल नहीं है कि वो पर्टिकुलर जो है ये इससे ही मैच होगा, रैंडमली कुछ भी अरेंज वहाँ पर हो सकता है। अभी यही देखिए कि जो मेंडल ने करवाया था, तो सबसे पहले तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया था, फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया था। सबसे पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ते हैं। क्रॉस बिटवीन द 2 pea plants with 1 pair of contrasting character is called a monohybrid cross। जब pea plants में उन्होंने एक ही कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया था और जब क्रॉसिंग करवाई गई थी तो उसको हमने क्या कहा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि सिंगल कैरेक्टर को लेकर यहाँ पर बात हुई थी। जैसे इन्होंने करवाया था टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट में, टॉल और शॉर्ट है उसको लेकर यहाँ पर क्रॉस करवाया था सबसे पहले मेंडल ने, जिसमें टॉल को तो हमने क्या कहा, कैपिटल टी, और शॉर्ट प्लांट को हमने कहा था स्मॉल टी, क्योंकि ये आपका जो टॉल है वो ऑफकोर्स डोमिनेंस है और जो शॉर्ट है वो आपका
रिसेसिव है। तो यहाँ पर पेरेंटल जनरेशन में इस तरीके से आपको बनाने के लिए दे सकते हैं कि आप बताओ कि मोनो हाइब्रिड जो क्रॉस हुआ था वो किस तरीके से हुआ था क्या नहीं, तो इस चीज़ को भी आपसे पूछा जा सकता है। तो शुरू में देखिए, शुरू में क्या था कि टॉल टॉल में ये दोनों कैपिटल डी रहेंगे ड्रॉप में, और जब इनकी सेटिंग होगी तो यहाँ से कोई एक जिमेट्स आएगा, यहाँ से भी कोई एक जिमेट्स आएगा, और इनका क्या हो रहा है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो इसकी वजह से कैपिटल टी स्मॉल टी मिलकर बनते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, हर केसेस में क्या होगा, ये सारे के सारे प्लांट कैसे बनेंगे, टॉल बनेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रेसेसिव है लेकिन ये अपने कैरेक्टर को शो नहीं होने देगा, ठीक है ना। लेकिन अगर वही बात करते हैं ये F2 जनरेशन में, F1 जनरेशन में तो क्या होते हैं, 100% जितने भी प्लांट बने वो कितने बन गए, टॉल बन गए। लेकिन वही जब हमने क्या करा, इस वाले प्लांट को लेकर दोबारा से क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाया, तब यहाँ पर देखिए F2 जनरेशन में क्या हुआ। F2 जनरेशन में इस वाले केस में हुआ कि एक तो दोनों कैपिटल टी कैपिटल टी, दो केस में रहा कि कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन ये भी टॉल ही रहेगा, ये भी टॉल रहेगा, ये भी टॉल ही है। और जब यहाँ पे दोनों स्मॉल टी होंगे तभी अपनी कैरेक्टर ये दिखा पा रहे थे, और एक कैसा बना था, ड्वार्फ बन गया था। तो अभी यहाँ पे बात करते हैं कि ऑब्जर्वेशन को लेकर भी आपसे पूछ सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाया था तो उसमें क्या था। तो जो F1 जनरेशन में क्या हुआ था, कोई भी मीडियम साइज़ का प्लांट नहीं बना। ऐसा नहीं कि एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी तो कुछ मीडियम साइज़ का प्लांट बन गया, नहीं, सारे के सारे कैसे बने, टॉल बने। जबकि F2 जनरेशन में क्या हुआ कि 1/4 जो थे वो शॉर्ट थे, जबकि 3/4 थे कैसे थे, टॉल थे। तो यहाँ पर अगर फिनोटाइप रेशो और जीनोटाइप रेशो के बारे में बात करें तो फिनोटाइप क्या कहता है कि हमें क्या मतलब है कि भैया पर्टिकुलर वो जो चीज़ है ना, जिस गुण को दिखा रहा है हम तो उसको लेकर देखेंगे। तो फिनोटाइप रेशो के अकॉर्डिंग क्या है, 3 टॉल है 1 शॉर्ट है, तो उसका रेशो ये बन गया। लेकिन आप जीनोटाइपिक रेशो देखते हो ना, तो इसमें हम हर एक चीज़ को देखेंगे कि आपका कैपिटल जो दोनों जोड़ियों में कैपिटल टी है उसका रेशो अलग, जो इस टाइप के में है उसका रेशो अलग, और इसका रेशो अलग। तो जीनोटाइप रेशो यहाँ पर क्या होगा, 1:2:1। और उसके बाद नेक्स्ट जो है हम देखते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस नाम से ही पता है, इसमें 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को सिलेक्ट किया गया था। जैसे कि यहाँ पर क्रॉस हुआ था राउंड येलो और ग्रीन रिंकल्ड में, कि एक तो राउंड येलो कलर का सीड था और दूसरा ग्रीन रिंकल्ड कलर का सीड था। तो इसमें देखिए कि किस तरीके का होता है F1 जनरेशन में और किस तरीके का हुआ F2 जनरेशन में। तो जब इन लोगों ने फर्स्ट जनरेशन में इनका सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाया तो यहाँ पर आप देख सकते हो फर्टिलाइजेशन के बाद जैसे राउंड येलो है, तो जो आपका राउंड है ये भी डोमिनेंट कैरेक्टर है, येलो है ये भी डोमिनेंट कैरेक्टर है, ग्रीन और जो रिंकल्ड है ये दोनों के दोनों कैसे हैं, रिसेसिव कैरेक्टर है। तो जब इनके बाद इसका फर्टिलाइजेशन होता है फर्स्ट, आप कह सकते हो कि आपका जो फर्स्ट जनरेशन में F1 जनरेशन में, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से हालांकि हमारे पास कैपिटल बाई स्मॉल बाई कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों है, लेकिन ये आपका स्मॉल बाई वाला तो कैरेक्टर दिखाएगा नहीं क्योंकि आपका कैसा है, रिसेसिव है। तो इस वजह से ये जो सारे के सारे F1 प्लांट में F1 जनरेशन में कैसे बनेंगे, येलो और राउंड बनेंगे, ठीक है ना। तो गोल्ड और पीले कलर के बीच F1 जनरेशन में बनेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसी जैसे को 2 को लेंगे और उसके बाद इनका सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा, और उसके बाद फर्दर जो है यहाँ पर रिजल्ट देखने को कुछ इस तरीके से आपको मिल रहा है कि यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ कैरेक्टर इस तरीके से, और यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है यहाँ पर निकल कर आ गए हैं। तो यहाँ पर अगर आप रेशो देखो फिनोटाइप, तो राउंड येलो जो बने हैं वो टोटल बन गए हैं यहाँ से 9 राउंड, और ग्रीन बने हैं यहाँ पर 3, रिंकल्ड और येलो बने हैं 3, और उसके बाद रिंकल्ड और ग्रीन बने हैं यहाँ पर 1। तो ये फिनोटाइप रेशो यहाँ पर बनकर दिख रहा है। साथ में बात करें इसके ऑब्जर्वेशन के बारे में, अगर आपसे एग्जाम में पूछ रहे तो उन्हीं चीज़ों को करना है जो आप देख रहे हो। तो जब हमने राउंड येलो को मतलब कि क्रॉस करवाया था F1 जनरेशन में, तो सारे के सारे जो बने थे कैसे बने थे, राउंड बने थे, येलो बने थे, और उसने जो रिंकल्ड ग्रीन वाला अपने कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दिखा पाया था। जबकि सेल्फ पोलिनेशन जब F1 में करवाया तो उनका जो पेरेंटल फिनोटाइप जो रिकॉम्बिनेंट बना राउंड येलो और रिंकल्ड का, कि कुछ तो येलो होते हुए भी रिंकल्ड थे जबकि कुछ ग्रीन होते हुए भी राउंड थे। तो इस टाइप के जो रेशो बने वो कैसा बना, 9:3:3:1।